हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर कंप्लीट की थी वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, जिसने हमको सिखाया था कि प्राइमरी वैलेंसीज और सेकेंडरी वैलेंसीज क्या होती हैं। आज हम आगे बढ़ रहे हैं और स्टार्ट करें विद सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम केमिकल बॉन्डिंग में भी पहले पढ़ चुके हैं और जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने वहां पढ़ी थी सेम वैसी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहां पर है, बस थोड़े से चेंजेस है जिनको आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। तो कुछ पॉइंट्स है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो आपको पता होनी चाहिए, जिसके बेसिस पर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूं। सपोज आपको एक कॉम्प्लेक्स बनाना है, कॉम्प्लेक्स इज से कुछ Fe(NH3)(6)2+, ठीक, ये आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो देखो हम जानते हैं इस कॉम्प्लेक्स में NH3 Fe के साथ क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएगा। 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स अपने लोन पेयर किसको डोनेट करेंगे, आयरन एटम को। तो देखो क्या होता है सारे प्रोसेस में, क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं, फिर एक एक करके पॉइंट्स लिख लेंगे। आयरन, बताओ आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। आयरन होता है 3D6(4S2) होता है। तो जब आप आयरन से आयरन 2+ बनाओगे Fe2+, देखो यहां आयरन की स्टेट Fe2+ होगी, तो Fe2+ की प्रेजेंस में क्या होगा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे। आउटर मोस्ट शेल है, पहले इलेक्ट्रॉन 4s से बाहर निकलेंगे, तो Fe2+ का कॉन्फिगरेशन क्या बचेगा, 3D6 बोलो बचेगा। चलो इसको ड्रॉ करते हैं। 3D6 तो ये आपका 3D ऑर्बिटल है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक। 3D के बाद कौन सा ऑर्बिटल था, 4s, तो देखो 4s कैसा होगा, बिल्कुल वेकेंट पड़ा हुआ होगा। सिमिलरली 4p, 4s आप फोर्थ सेल में एंटर गए तो 4s भी होता है, 4p भी होगा और 4d भी होगा, ठीक। तो इस तरह से आपके पास 3D के अलावा फोर्थ सेल पूरा खाली पड़ा है, 4s ऑर्बिटल वेकेंट है, 4b ऑर्बिटल वेकेंट है और 4d ऑर्बिटल भी क्या है, वेकेंट है, ठीक। अब इस आयरन को क्या करना है, अमोनिया के साथ बॉन्ड बनाने। तो एक अमोनिया मॉलिक्यूल अपने साथ क्या लेकर आएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर आएगा और इन इलेक्ट्रॉन पेयर को आयरन को डोनेट करेगा, ठीक। बताओ क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर इन ऑर्बिटल्स के अंदर आ सकते हैं, बिल्कुल नहीं आ सकते। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पहले से 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 और इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स में आप एडजस्ट नहीं कर सकते। तो क्या करना होगा, आयरन को NH3 के साथ बॉन्ड बनाने के लिए इसको कुछ वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाने होंगे। जितने बॉन्ड ये बनाना चाहता है उतने ऑर्बिटल इसको देने होंगे। कितने बॉन्ड बनाना चाहता है, 6 बॉन्ड, तो 6 बॉन्ड बनाने के लिए 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स आपको देगा। अब देखो दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके पास टोटल 9 वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन आपको सिर्फ कितना ऑर्बिटल्स देने, 6 ऑर्बिटल्स देने। तो देखो 6 ऑर्बिटल्स देने के भी 2 तरीके होते हैं। एक क्या हो कि जैसे ये अपना है लिगेंड, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, लिगेंड भी 2 तरीके के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और दूसरे होते हैं आपके पास वीक फील्ड लिगेंड, ठीक। तो NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो अगर ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो होता क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है। तो मान लो अगर ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहां पर क्या होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 इलेक्ट्रॉन थे, ये 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये हुंस रूल के अगेंस्ट, हुंस रूल बोलता है पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, हुंस रूल के अगेंस्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी। होते ही देखो यहां 2 ऑर्बिटल फ्री हो गए, ये 4s, ये आपका 4p और इधर आ जाएगा 4d। तो ये 4s, ये 4p, ये 4d और ये क्या हो गया 3d। अब देखो, अब इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये 2 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 इनको काम मिले, या फिर 1 2 3 4 5 6 इनको काम मिले। ये डिपेंड करता है लिगेंड के नेचर पर। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी और ये इन ऑर्बिटल्स को काम में लेगा। तो देखो एक ऑर्बिटल ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये आपके पास 6 ऑर्बिटल्स हैं। तो इन 6 ऑर्बिटल्स में 2 ऑर्बिटल हैं d,
एक ऑर्बिटल है s और 3 ऑर्बिटल है p। तो ये इस तरह से क्या करेगा, अपने इन ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करेगा और एक प्रोसेस शो करेगा हाइब्रिडाइजेशन। क्या करेगा, ये हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा और जितने इसको बॉन्ड बनाने हैं उतने वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस करेगा। तो यहां पे जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा उसमें क्या होगा, 2 d ऑर्बिटल्स काम में आ रहे हैं, एक s और 3 p। तो यहां से ये 6 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे और d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करके 6 नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो देखो अब क्या होगा, ये जो आपके पास आयरन है +2 वाला, इसके अंदर 3 तो d ऑर्बिटल्स हैं जिनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं जो बिल्कुल वैकेंट पड़े। तो दीज आर 6 वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब अमोनिया मॉलिक्यूल्स आएंगे और अपना लोन पेयर इनको डोनेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके यहां पर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? तो एक तरीका तो हुआ ये। दूसरा तरीका, अगर मान लो ये एक वीक फील्ड लिगेंड होता तो फिर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग पॉसिबल नहीं थी। अगर ये एक वीक फील्ड लिगेंड होता तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग पॉसिबल नहीं थी। तब क्या होता, तब d6 तो ऐसा कैसा ही रहता, 1 2 3 4 5 6 3d6, ठीक। अब यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या होगा, 4s का एक ऑर्बिटल, 4p के 3 ऑर्बिटल और 4d के 2 ऑर्बिटल, s p3 एंड d2। ये 6 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे और कौन सा हाइब्रिडेशन शो करेंगे, sp3d2 हाइब्रिडेशन शो करेंगे। अगेन आपके पास 6 नए ऑर्बिटल जनरेट होंगे जिनका हाइब्रिडेशन कैसा होगा, sp3d2। अमोनिया फिर से इनके साथ क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और इस तरह से वो इस कंपाउंड को फॉर्म कर सकता है, ठीक। तो ये होता है बेसिक फॉर्मेशन और वीबीटी का एक्सप्लेनेशन। क्योंकि सिंस हम लोग हाइब्रिडेशन जानते हैं हम इन चीजों को पहले डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, देखो जब भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है उसको वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करवाने होंगे। कितने वेकेंट ऑर्बिटल्स, उतने वेकेंट ऑर्बिटल्स जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसको फॉर्म करने, पहली चीज। दूसरा, जो आपके पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे, इन वेकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के अंदर जो आपका लिगेंड मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करेगा और क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तीसरा, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ लिगेंड, कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ये पेयरिंग हो गई, यहां पर पेयरिंग नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये कॉन्फिगरेशन कुछ ऐसे कन्वर्ट होगा, और वीक फील्ड लिगेंड है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। डिफरेंस हाइब्रिडेशन में आएगा, यहां हाइब्रिडेशन होगा d2sp3, यहां हाइब्रिडेशन क्या होगा, d2sp3, डिस्कस किया था हमने अभी, और यहां हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d2। चलो, तो अभी हम इनको डिटेल में और डिस्कस करेंगे, तो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है आपको। तो कुछ पॉइंट्स हैं वीबीटी के जिनको डिस्कस करते हैं और उनके बेसिस पर हम लोग बॉन्डिंग समझ सकते हैं इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आओ स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट के साथ। फर्स्ट पॉइंट इज टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड या टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, central metal atom provides vacant orbitals equal to its coordination number, ठीक। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए क्या कर रहा होगा, आपका सेंट्रल मेटल एटम जो होगा वो अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करवाएगा। कैसे प्रोवाइड करवाएगा, दीज ऑर्बिटल्स विल बी जनरेटेड बाय hybridization of atomic orbitals of the central metal atom।
सेंट्रल मेटल एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के हाइब्रिडाइजेशन से क्या होगा, ये नए ऑर्बिटल जनरेट होंगे। ठीक, देन थर्ड पॉइंट में क्या होगा, जो आपका लिगेंड मॉलिक्यूल है वो इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। सो द इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड बाय लिगेंड are accommodated in these vacant orbitals। एक इन वैकेंट ऑर्बिटल्स में आप लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अकोमोडेट करते हो। फर्दर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग से। देखो फोर्थ पॉइंट, कोऑर्डिनेट bond between the metal and ligand is formed कैसे बनता है, is formed by the overlapping of hybridized orbitals with the orbital of donor atom containing lone pair। ठीक, तो आपके डोनर एटम के जिस ऑर्बिटल में लोन पेयर प्रेजेंट होता है वो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से क्या करता है, ओवरलैप करता है, और ओवरलैपिंग के बाद वो क्या कर सकता है, यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ठीक, फिफ्थ एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बाय नोइंग द हाइब्रिडाइजेशन और coordination number of central metal atom, we can predict the geometry of complex। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है ये पता करके और सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर पता करके हम कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, देखो यहां पर हम लिख करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, या सिंपल लो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर, यहां पे आप लिखो हाइब्रिडाइजेशन और फिर आप लिखो ज्योमेट्री। ऐसा करो, आप पहले से कॉपी करो, मेरे पास जगह कम है, फिर हम लोग देखते हैं कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन से स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करते हैं। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन को पता करके हम ज्योमेट्री भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपने कॉम्प्लेक्स की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर और हाइब्रिडाइजेशन को यूज करके हम ज्योमेट्री बता सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, यहां पर हम लिख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, और यहां पर बात कर रहे हैं ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स की। देखो अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर है 2 तो उसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp, और sp हाइब्रिडाइजेशन में इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ज्योमेट्री विल बी लीनियर। सिमिलरली जब कोऑर्डिनेशन में आपके पास 3 तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2, और sp2 आएगा तो ज्योमेट्री कैसी होगी आपके पास, ट्राइगोनल प्लेनर। ये तो आप लोगों को याद ही होगा, हम लोगों ने बॉन्डिंग में भी पढ़ा हुआ है ये। ठीक, सिमिलरली जब कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4 तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, एक sp3 और दूसरा dsp2। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। कैसी होगी ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल। जब dsp2 हाइब्रिडेशन होता है तो ज्योमेट्री कैसी होगी, दिस विल बी स्क्वायर प्लेनर। तो मैं आपके सामने ज्योमेट्रीज बनाता हूं, ये लीनियर, ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर, दिस वुड बी टेट्राहेड्रल। ठीक, तो ये आपके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी, इसको आप जानते हो अच्छी तरह से। तो ये एक टेट्राहेड्रन के, ये हो गया इसका बेस, ठीक, और सारे कॉर्नर्स को आप मर्ज करो तो ये एक टेट्राहेड्रल बन गया। सिमिलरली स्क्वायर प्लेनर, तो एक प्लेन के अंदर
ये हो गई आपकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। सिमिलरली जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 5, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा तब भी आपके पास दो तरह का हाइब्रिडेशन हो सकता है, एक sp3d और एक dsp3। जब sp3d होगा तो ज्योमेट्री बनती है ट्राइगोनल पिरामिडल, बाइपिरामिडल, सॉरी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे बनेगा? ये आपके पास एक ट्राइगोनल प्लेन बनेगा, एक पिरामिड ऊपर एक नीचे। ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर बनी इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। सिमिलरली जब dsp3 हाइब्रिडेशन होगा तो ये आपके पास बनेगा स्क्वायर पिरामिडल। कैसा बनेगा? स्क्वायर पिरामिडल। और स्क्वायर पिरामिडल कैसा होगा? एक स्क्वायर बनेगा लाइक दिस और उस पर एक पिरामिड कुछ इस तरह से। तो ये होगी आपके स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। सिमिलरली जब कोऑर्डिनेशन नंबर होगा आपके पास 6, तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तब आपके पास फिर से दो तरह का हाइब्रिडेशन आएगा, एक d2sp3 और एक sp3d2। ठीक, तो d2sp3 sp3d2 दोनों ही केस में सेम स्ट्रक्चर होगी, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। यहां स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज कहां आएगा वो भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसी होती है? ये आपके पास एक स्क्वायर प्लेन बनेगा, ये 4 बॉन्ड इसमें, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कौन से स्ट्रक्चर बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर उसका हाइब्रिडेशन देखकर हम उसकी ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, हाइब्रिडेशन और स्ट्रक्चर के बाद हम एक दो चीजें और बता सकते हैं। दैट इज ये अपना शायद 6th पॉइंट है, देख लेना आप जो भी पॉइंट हो। आफ्टर हाइब्रिडेशन हम बात कर रहे हैं, हाइब्रिडेशन होने के बाद अगर आप देखो, इफ द कॉम्प्लेक्स कंटेन्स unpaired electrons, then it will be paramagnetic in nature। ठीक, तो अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो आपका कॉम्प्लेक्स नेचर में कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। आपने मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला तो पढ़ाई है, √n × n+2 Bm। Bm स्टैंड्स फॉर बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक, तो अगर आपके कॉम्प्लेक्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो उसको हम पैरामैग्नेटिक बोलेंगे, नहीं बचते हैं तो हम उसको कैसा मानकर चलेंगे? डायमैग्नेटिक। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो आपका कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। ध्यान देना, ये पॉइंट वीबीटी ने नहीं बताया था। ठीक, ये वीबीटी का पोस्टुलेट नहीं है, लेकिन आप पता कर सको इसलिए हम इसको यहां बता देते हैं। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, वीबीटी मैग्नेटिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन नहीं करती है। कौन एक्सप्लेन करता है वो हम आगे पढ़ेंगे, बट हाल फिलहाल आपको ये पता है, हम लोग जानते हैं, इसलिए हम यहां पे लिख रहे हैं इसको कि अगर कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, नहीं है तो वो कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। फिर एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी वीबीटी का पोस्टुलेट नहीं है। आगे चल के हम एक थ्योरी पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये उसका पार्ट है, लेकिन इसको पढ़ के हम यहां पे आसानी से कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन देख सकते हैं, इसलिए मैं आपको यहीं पे कवर करवा रहा हूं। देखो, मैंने आपको बताया भी था अभी, इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन अकर अगेंस्ट हुंड्स रूल। तो देखो, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी। ठीक,
अगर आपके पास एक वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी, विल नॉट अकर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान रखना। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पेयर अप हो जाएंगे। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो कॉन्फिगरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्फिगरेशन वैसा का वैसा ही रहेगा। तो अभी हम देखेंगे कैसे होती है पेयरिंग। हाल फिलहाल आपको कैसे पता लगे कि कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या फिर वीक फील्ड है, ठीक। तो लिगेंड की स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड होने की जो टेंडेंसी है वो डिपेंड करती है कि लिगेंड कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक। तो जो लिगेंड होंगे, जैसे अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का ऑर्डर देखें, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, तो जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सेंट्रल मेटल एटम से बॉन्ड बना लेगा वो लिगेंड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग हुआ, ठीक। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो होते हैं जो मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए, और वीक फील्ड लिगेंड वो होते हैं जो वीक बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान देना, हम जितने भी लिगेंड्स पढ़ेंगे उनमें क्या होता है, कुछ होता है कार्बन डोनर, फिर आता है आपके पास नाइट्रोजन डोनर, फिर आपके आता है ऑक्सीजन डोनर, और फिर आता है हेलोजन डोनर, ठीक। तो डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के नहीं रख सकता और आसानी से डोनेट कर देगा। तो कार्बन डोनर, जितने भी लिगेंड्स में कार्बन डोनर एटम होगा उनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, इसलिए ये एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड काम करेंगे। फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, और फिर हेलोजन डोनर। तो सब खेल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है उसकी जो जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनाएगा, और जो जितनी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो उतना ही वीक फील्ड लिगेंड बनाएगा। खैर, ये तो आपके पास एक जनरल क्राइटेरिया है। एक्चुअल तो आपको ऑर्डर याद रखना होगा ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स। तो देखो ऑर्डर क्या है, तो देखो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इज, सबसे पहले आपके पास आता है I माइनस, देन Br माइनस, देन SCN माइनस, दैट इज थायोसाइनेट, देन Cl माइनस, देन सल्फाइड H2 माइनस, देन NO3 माइनस, नाइट्रेट आयन, ठीक। I माइनस, BrCN, Cl, H2 माइनस, NO3 माइनस, देन F माइनस, then OH minus, that is hydroxide, then oxalate क्या होता है, C2O4 2 minus, then acetate CH3COO minus, then H2O, ठीक। तो ये आपका ऑर्डर हुआ I माइनस, Br माइनस, SCN माइनस, Cl माइनस, H2 माइनस, NO3 माइनस, then F माइनस, OH माइनस, ऑक्सिलेट, CH3CO माइनस एंड वाटर। वाटर मेरा सेपरेटिंग पॉइंट होता है। वाटर से पहले के जितने भी लिगेंड्स होते हैं इनको हम वीक फील्ड लिगेंड्स मानकर चलते हैं। क्या मानकर चलते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स, ठीक। इसके बाद जो आपका लिगेंड्स बनेंगे वो क्या होंगे, आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। देन आपके पास आएगा NCS माइनस, दैट इज isothiocyanate, then ammonia, NH3, ammonia and pyridine, PY stands for pyridine, दोनों की स्ट्रेंथ हम ऑलमोस्ट सेम लेकर चलते हैं। then ammonia is equals to pyridine, then EN stands for, EN is ethylene diamine, ethylene diamine, और डाइपिरिडीन, डिपाई, इन दोनों की स्ट्रेंथ हम सेम लेकर चलते हैं। देन NO, देन CN माइनस, देन CO। तो ये आपके पास स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। ये जो लिगेंड्स है इनको हम कौन से लिगेंड्स बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो ये हमारे पास कैटेगरी हो गई लिगेंड्स की। ये वीक फील्ड लिगेंड्स जो वाटर से पहले आते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जो वाटर के बाद में आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार इसको हम कैसे याद रखें, तो देखो जैसे हम और चीजें याद रखते हैं, यहां पर भी मैं एक फ्रेज बनाएंगे और उसके बेसिस पर हम इसको याद रख सकते हैं। तो देखो फ्रेज क्या है, फ्रेज स्टार्ट होता है I से, हम इसको बोलते हैं
इतना बुरा, इतना बुरा, तो इतना स्टैंड्स फॉर आयोडीन, बुरा स्टैंड्स फॉर ब्रोमीन। यह है थायोसाइनेट, तो हम बोलेंगे था, इतना बुरा था। Cl इज क्लोरो, तो इस पर आप थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, आपके पास कोई और फ्रेज हो आप उसको याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट चीज है याद रखना। तो कैसे भी याद रखो, आपको नॉर्मल तरीके से याद होता है आप नॉर्मल तरीके से याद रखो, आपको फ्रेज याद होके याद होता है आप फ्रेज याद रख के याद रखो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है याद रखो। ठीक, तो इतना बुरा था, इसको हम बोलते हैं कालू, इसको हम बोलते हैं शामू, और इसको हम बोलते हैं नाई। तो इतना बुरा था, कालू, शामू, नाई। एफ से हम बोलते हैं फूले, OH माइनस, ये होता है हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड के लिए हम लिखते हैं हाथ, तो फूले हाथ उसके। ठीक, एसिटेट, एसिटेट, एसिटेट से हम उठाते हैं ऐसे, और H2 तो क्या होता है पानी, तो फूले हाथ उसके पानी भरा जैसे। फिर तो बस कंप्लीट कर रहे हैं इसको, पानी भरा जैसे। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं NCS, इसको हम बोलते हैं नीलचंद सेठिया या नीलचंद सेठी। तो नीलचंद सेठी ये क्या है, अमीन, इसको हम बोलते हैं अमन। अमन और पिरिडीन सेम है, तो अमन पाने के लिए, अमन पाने के लिए। EN और डिपाई, इसको हम बोलते हैं इन दिनों, अमन पाने के लिए इन दिनों। यह है नौसेना, नौसेना, नौसेना कोर्ट के, कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक, तो ये फ्रेज बना के आप इसको याद रख सकते हो, और कोई तरीका नहीं है, या तो इनको बैठ के आप रटते रहो, या थोड़ा सा कोशिश करो इसको आप एक दो बार लिख कर देखो, ऐसे याद नहीं होता है। पहले तो आप फ्रेज याद करोगे, उसके बाद फ्रेज से टर्म का मतलब निकालोगे, तभी जाके आपको ये ऑर्डर याद होगा। तो अब देखो, इतना बुरा था कालू शामू नाई, फूले हाथ उसके ऐसे, पानी भरा हो जैसे। नीलचंद सेठी अमन पाने के लिए इन दिनों नौसेना कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। तो इस फ्रेज को यूज करके आप इन लिगेंड्स के स्ट्रेंथ के ऑर्डर को याद रख सकते हो। इतना याद करने के बाद हम लोग ये देख सकते हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनते हैं, कैसे उनके अंदर बॉन्डिंग होती है और क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है। तो आप कॉपी करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन या फिर बॉन्डिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो देखते हैं कैसे हम वीबीटी को यूज करते हैं टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक, हम ऐसे कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर्स और हाइब्रिडेशन को देख रहे हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और इनमें सबसे पहला एग्जांपल मैं आपके सामने लेकर चल रहा हूं। फर्स्ट इज ऑफ NiCO4, निकेल टेट्रा कार्बोनिल निकेल, ये तो इसका नाम होता है, मैंने आपको सिखाया था। सबसे पहले आप क्या करो, कॉम्प्लेक्स को देखकर उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पता करो। बताओ यहां पर निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 0, क्योंकि कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, 0। चलो, तो निकेल। फिर आप इसका लिखो कॉन्फ़िगरेशन, निकेल। निकेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताओ, निकेल इज 3D8,4S2। तो जिस भी स्टेट में आपका एलिमेंट यहां प्रेजेंट है वहां पे आप उसका कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर लो। तो 3D में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 है। फर्दर 4s2। अब देखो आप फोर्थ शेल में एंटर कर चुके हो। अगर आप फोर्थ शेल में एंटर कर चुके हो तो यहां पर 4p भी प्रेजेंट होगा जो वैकेंट होगा, और साथ में कौन प्रेजेंट होगा, 4d भी प्रेजेंट होगा जो कैसा पड़ा होगा, वैकेंट। क्लियर? तो ये हुआ अपने सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप मुझे बताओ आपके सेंट्रल मेटल एटम को कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने, 4।
अगर इसको 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं तो इसको 4 नए वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करने होंगे। तो बताओ 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स ये कहां से प्रोवाइड कर सकता है? एक तो देखो 1 2 3 4 यहां से, या फिर मैंने आपको एक केस सिखाया था जब स्टार्ट किया था कि अगर लिगेंड स्ट्रांग फील्ड हो तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो सकती है? पेयरिंग। तो हमने भी ऑर्डर पढ़ा, देखो आपके पास लिगेंड कौन है? CO देखो एक स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। अगर ये एक स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है तो बताओ इसके केस में क्या होगी? इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग। तो पहले आप लिखने के बाद कन्फ्यूजन ये चेक करोगे कि आपका लिगेंड वीक फील्ड है या स्ट्रांग फील्ड है। अगर लिगेंड स्ट्रांग फील्ड है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी। बताओ अब इसका कॉन्फ्यूजन क्या बनेगा? आफ्टर पेयरिंग 3 4 5 तो बनाएगा, देखो सारे इलेक्ट्रॉन्स गिन लो और उनको पेयर कर दो। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स यहां और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां। देखो क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो अब आपका कॉन्फ्यूजन बन गया 3D 10, इधर आपका 4s खाली हो गया, इधर 4p खाली पड़ा है और आगे 4d खाली पड़ा होगा। लेकिन मुझे 4 ऑर्बिटल्स चाहिए। देखो मुझे 4 ऑर्बिटल्स नजर आ रहे हैं, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल। एक s और 3 p मिलकर बताओ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या शो करेंगे ये? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बताओ इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल होगा। फर्दर बताओ क्या इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? नहीं है, इसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो बताओ इस कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा होगा? डायमैग्नेटिक इन नेचर। कर सकते हैं। तो देखो कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूले से हम उसकी ज्योमेट्री बता सकते हैं, उसका नेचर बता सकते हैं और उसके अंदर हाइब्रिडेशन को डिफाइन कर सकते हैं। बोलो क्लियर है? तो NiCO4 की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाने जाऊं तो बताओ NiCO4 की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? ये निकेल, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर। ये बन गई आपकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्लियर? चलो तो ये वो अपना पहला एग्जाम्पल कॉपी करो, फिर हम मूव करते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। फिर देखो अगला एग्जाम्पल भी निकल का एक और कंपाउंड है। आपको मैं डिफरेंस दिखाता हूं, देखो क्या डिफरेंस बनता है। हम लेकर चलते हैं NiCN4 ठीक। सबसे पहले आप यहां पर निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो देखो Cn पे -1 चार्ज होता है, -4 इधर जाएगा तो +4 एंड -2, निकल पे चार्ज कितना आएगा? +2। तो ये आपका 3D कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 बनेगा। देन आपके पास कौन खाली पड़ा है? 4s और कौन खाली पड़ा है? 4p और जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास 4d भी खाली पड़ा हुआ है। फिर आप बताओ मुझे Cn- कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है? ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो अगर ये एक स्ट्रॉन्ग
ऑर्बिटल में। अब क्या हुआ, यहां से एक d ऑर्बिटल, एक s और 2 p ऑर्बिटल्स वेकेंट हो गए और यहां से कौन सा हाइब्रिडेशन आएगा, dsp2, और dsp2 हाइब्रिडेशन की वजह से ये कंपाउंड स्ट्रक्चर में कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर। तो जहां नॉर्मल तरीके से ये आपको टेट्राहेड्रल नजर आ रहा होगा, बट एक्चुअली ये कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। तो आप इसको एज एन एक्सेप्शन भी याद रख सकते हो, बाकी अब हम इसको ट्रिक में कवर कर लेंगे। ध्यान रखना, कॉपर का एक कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल नहीं होगा, कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। हाँ, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो नेचर में कैसा होगा, नेचर में ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये कुछ केसेस और वीबीटी का एक्सप्रेशन कि कैसे हम वीबीटी को यूज करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं। तो ये अपने 4 एग्जांपल NiCO4, NiCN4 2 माइनस, NiCl4। आपको एग्जांपल्स याद नहीं रखने हैं, आपको तरीका देखना है। पहले मेटल का ऑक्सीजन स्टेट निकालो, उसमें हाइब्रिडेशन निकालो, फिर आप उसकी स्ट्रक्चर और उसका मैग्नेटिक नेचर दोनों डिसाइड कर सकते हो। ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसलिए मैंने आपको कवर करवा दिया है। ध्यान रखना, देखने पर लगता है कि इसमें sp3 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली इसका हाइब्रिडेशन क्या आता है, dsp2, और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर। कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब देखो, स्ट्रक्चर्स को डिटेल में डिस्कस करने के बाद हम एक छोटे से ट्रिक से इनको याद रख सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, तो ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वालों के लिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब आपके पास 4 ऑर्बिटल्स होंगे वेकेंट। ये 3 ही कॉन्फिगरेशन में पॉसिबल है, एक D8, एक D9 और एक D10। ठीक, तो 3 कॉन्फिगरेशंस हैं। D8, देखो D8 का जैसे मैंने आपको केस बताया था निकल, तो ये आपका 3D8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, एक तो D खाली बच जाएगा, एक S और 2 P। हाइब्रिडेशन क्या बनेगा, dsp2, और ज्योमेट्री कैसी बनेगी, स्क्वायर प्लेनर बनेगा। ठीक, बताओ अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए तो कॉम्प्लेक्स नेचर में कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। फिर D8 के अंदर ही अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, अगर पेयरिंग नहीं होगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही प्रेजेंट होंगे। तो अब D के ऑर्बिटल तो काम नहीं आ सकते, कौन काम में आएगा, S के ऑर्बिटल्स और P के ऑर्बिटल्स। तो फिर उस केस में आपका हाइब्रिडेशन क्या बनेगा, sp3, और ज्योमेट्री कैसी बनेगी बताओ, टेट्राहेड्रल। सिंस अब यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो आपका कॉम्प्लेक्स नेचर में कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, बोलो लिख सकता हूं। सिमिलरली आप बात करो D9 कॉन्फिगरेशन, D9 कॉन्फिगरेशन का एग्जांपल आपने भी देखा, CuNH3 होल 4 2+, क्या आएगा, CuNH3 होल 4 2+। बताओ CuNH3 होल 4 2+ में क्या होगा, यहां पर भी आपके पास 2 केस बन सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो आपके पास हाइब्रिडेशन बनेगा dsp2, कैसे बनेगा, ड्यू टू ट्रांसफरेंस इफेक्ट। ड्यू टू ट्रांसफरेंस इफेक्ट क्या होगा, जो आपका D9 वाला इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो ये 9 वाला इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के कहां चला जाएगा, 4p के अंदर, अभी बताया था मैंने आपको। तो एक ऑर्बिटल ये रहा, 2 3 4, यहां पे भी हाइब्रिडेशन क्या बनेगा, dsp2। dsp2 बनेगा तो इसकी ज्योमेट्री भी कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर, और सिंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो नेचर में कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। तो स्क्वायर प्लेनर है और नेचर कैसा होगा, पैरा। ठीक, वहीं अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी नहीं, वैसे भी हाइब्रिडेशन क्या बनेगा आपका, sp3, ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। ठीक, और नेचर अगेन कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फर्दर D10 कॉन्फ़िगरेशन, D10 देखो D10 कॉन्फ़िगरेशन में
चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड, सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? पेयर्ड अप। अब कहीं से पर कहीं किसी भी तरीके से यहां से एक वैकेंट ऑर्बिटल फ्री नहीं हो सकता, तो D10 कॉन्फ़िगरेशन है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, और सिंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कॉम्प्लेक्स नेचर में कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। इस तरह से आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हो, और ये उनको याद रखने का तरीका। रटना नहीं है, चीजों को समझना है। जो मैंने आपको समझाया सब कुछ डिटेल में पढ़ाया है, एक बार आप इसे रिवाइज करो, फिर आप आसानी से इन चीजों से डील कर सकते हो। ठीक, तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं आपने क्या सीखा और किस टाइप के क्वेश्चन से आपको फेस करना पड़ता है। तो देखो एक सैंपल क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन से हमको डील करना पड़ सकता है। आपके पास एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। आपको इनमें से पैरामैग्नेटिक स्पीसी बतानी है, तो पैरामैग्नेटिक वो होगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आप क्या करो, सबसे पहले सबका ऑक्सीडेशन नंबर और कॉन्फिगरेशन निकाल लो। देखो यहां निकल 0 स्टेट में, यहां निकल कौन से स्टेट में आएगा? +2, यहां कॉपर आएगा +2 और यहां जिंक आएगा +2। ठीक, तो निकल का कॉन्सेप्ट लिखो। निकल क्या होता है यहां पर? 3d8,4s2 होगा। यहां पर निकल कौन से स्टेट में होगा? 3d8। यहां कॉपर किस में होगा? 3d9, क्योंकि कॉपर होता है 3d10,4s1। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे 3d9 बचेगा। जिंक होता है 3d10,4s2। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे 3d10 बचेगा। तो देखो 3d8,4s2, 3d8, 3d9, 3d10। अभी मुझे बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये तो पिक्चर से बाहर हो गया है ना। d ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है। यहां पे 3d8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब सारा चीज डिपेंड करेगी लिगेंड के नेचर पे। बताओ CO कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी? पेयरिंग, और जैसे ही पेयरिंग हो गई ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। यहां पर 3d8, यहां पे देखो CN कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यहां भी इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी? पेयरिंग। अगेन ये भी कैसा हो गया आपके पास? डायमैग्नेटिक। 3d9 NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन 9 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। तो पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, तो नेचर में ये कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। ये कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। तो अपना आंसर क्या होगा? C होगा। अभी हमने डिस्कस किया था। बताओ इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? इसकी स्ट्रक्चर होगी स्क्वायर प्लेनर, पढ़ा था ना अभी। और हाइब्रिडेशन क्या होगा? DsP2। तो इस तरह के सिंपल से क्वेश्चन से आपको डील करना पड़ सकता है। या तो आपसे स्ट्रक्चर पूछ लेगा, या हाइब्रिडेशन पूछ लेगा, या फिर मैग्नेटिक नेचर पूछ लेगा। तो मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया है। तो देखो आज हमने कंप्लीट किए वो कॉम्प्लेक्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4। नेक्स्ट क्लास हम BBT को आगे कंटिन्यू करेंगे और उन कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।